नमस्कार। अतीत के पन्ने में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो विषय चर्चा में ले रहा हूं वो है राष्ट्र नायक सुभाष चंद्र बोस। भारत की आजादी की लड़ाई एक फूलों के रंग बिरंगे गुलदस्ते की तरह है, जिसमें अलग अलग रंग के फूल अपनी भूमिका अदा करते हैं। अनेक व्यक्ति, विचारधाराएं, संगठन इस आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका अदा करती हैं और अलग अलग चरणों में उनकी पहचान अलग अलग रहती है। ऐसे ही जो स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम दौर है उसमें हमें सुभाष चंद्र बोस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देती है। मूलतः सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ 23 जनवरी 1897 को जानकी दास बोस और प्रभावती बोस के परिवार में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई रेवांशा के स्कूल में और उनके एक शिक्षक जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए वो थे बेनी प्रसाद माधव जी। और उसके बाद उनकी उच्च शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में रही। वहाँ एक विवाद हुआ, ओटन विवाद, जिसके चलते हुए वो निष्कासित हुए। उन पे आरोप लगा कि उन्होंने एक शिक्षक के साथ, ओटन नामक शिक्षक के साथ मैन हैंडलिंग की है। यद्यपि बाद में जब ओटन का खुद 1973 में भारत आना हुआ, उसने इस बारे में स्पष्ट किया कि उस दिन भी ये बात क्लियर नहीं थी, आज भी स्पष्ट नहीं है, और इसलिए मैं बोस को इस कड़ी में जिम्मेदार नहीं मानता हूँ। वहाँ के बाद फिर उन्होंने जो है कलकत्ता से ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन में बहुत अच्छी स्थिति होने के कारण परिवार ने इच्छा व्यक्त की कि वो आईसीएस की परीक्षा पास करें, और वो आईसीएस के दृष्टिकोण से इंग्लैंड गए और उन्होंने 1920 से 1921 के बीच जो वहाँ पर माहौल बनाया और वो परीक्षा पास की। परीक्षा पास करने के बाद थोड़ा तैयारी भी की और इस बारे में अपने दोस्त हेमंत से चर्चा करते हैं वो कि मैं परीक्षा तो पास कर गया हूँ, लेकिन मेरी इच्छा जो अपनी माँ है उसकी भावना के साथ साथ भारत माँ की भावनाओं को समझने की है। तो ऐसे में जब उनके पास नियुक्ति पत्र आया, उन्होंने उस नियुक्ति पत्र में एक लाइन के साथ असहमति व्यक्त की, और वो थी कि मैं अंग्रेजी राज के प्रति वफादार रहूँगा। तो उन्होंने आईसीएस की परीक्षा के बाद आईसीएस के पद को स्वीकार करने के बजाय त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र देकर जो है वो भारत रवाना हो गए। और जिस समय वो 1921 में भारत आए तो उनकी भेंट महात्मा गांधी जी से हुई। महात्मा गांधी के साथ काफ़ी चर्चा हुई। यद्यपि वैचारिक तौर पर दोनों के काम करने के तौर तरीकों में अंतर था, और वहीं गांधी जी ने उनको सलाह दी कि आप CR दास से भेंट करें, और यही व्यक्ति आगे चलकर इनके राजनीतिक गुरु के रूप में सामने आए। धीरे धीरे कांग्रेस में इनकी गतिविधियां बढ़ी, इनकी काफ़ी अच्छी पहचान बनी। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में बहुत अच्छी भूमिका के कारण इनको जो है कांग्रेस में ऊंचे दर्जे के नेता के रूप में स्वीकार किया गया। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भी इनकी काफ़ी अच्छी पहचान रही। बाद में वो कलकत्ता के मेयर बने, यूरोप यात्रा की और एक बहुत खुला विजन इन्होंने रखा। 1938 में वो दिन भी आया जब हरिपुरा में अधिवेशन हुआ और आप कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर जिस तरह का जुझारूपन इन्होंने अभिव्यक्त किया वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। राष्ट्र की छोटी छोटी समस्याओं के प्रति इन्होंने अपनी जागृति दर्ज की। 1939 में फिर त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और उस अधिवेशन में जो है ये सर्वसम्मति की बजाय चुनाव से चुने गए, और इन्होंने गांधी जी के प्रतिनिधि के तौर पर स्टारमैया है उनको हराया, और हराने के बाद जो है अपनी पहचान दी। बाद में वैचारिक मतभेद के चलते हुए इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सरकार ने इनको बंदी बनाया, इनके घर में नजरबंद कर दिया। काफ़ी ज़्यादा दुविधाओं के बीच जब इनको लगा कि यहाँ जिंदगी ऐसी चलने वाली नहीं है, तो वो 17 जनवरी 1941 को अपने घर से निकले
भगत राम इनके जो करीबी दोस्त जो है इनके साथ थे, उन्होंने रहमत खान का नाम लिया। खुद जियाउद्दीन के रूप में जो है अपनी पोशाक बदली, पहचान भी बदली और BLA 71-69 गाड़ी में बैठकर, कार में बैठकर ये वहां से निकले और आज के झारखंड स्थित गोमो स्टेशन पर पहुंचे और वहां से इन्होंने जो है रेल से यात्रा की और वो लाहौर और पेशावर के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचे। सरकार को तीसरे दिन पता चला कि वो यहाँ नहीं है और सरकार ने खूब भागदौड़ की, कोई जानकारी नहीं मिली और इनको ज्ञात हुआ 26 जनवरी को, जब ये अफगानिस्तान में थे, कि सरकार उनको ढूंढ रही है और उस समय तक उनके बारे में कोई स्थितियां जो है लोगों को नहीं थी। केवल एक ही बात हुई कि सुभाष बोस अब अज्ञातवास में हैं और उनकी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ से वो जो है मास्को होते हुए, रोम होते हुए बर्लिन पहुंचे। बर्लिन में इनकी भेंट जो है हिटलर और उनके साथियों के साथ हुई और वहां इन्होंने पहली बार 19 फरवरी 1942 को रेडियो से अपनी बातचीत रखी। तब देश को पता चला कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं जिंदा हैं और वो अपनी भूमिका क्या अदा कर रहे हैं। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, अलग अलग तरह से लोग उसमें भूमिका अदा कर रहे थे। तो ऐसे में जर्मनी के सहयोग से लगभग 3 महीने की यात्रा पनडुब्बी में ऐसी स्थितियों में उन्होंने की जो बहुत ज़्यादा चिंतनीय थी या फिर बहुत ज़्यादा बेचैनी भरी थी और ये टोक्यो पहुंचे। टोक्यो में प्रधानमंत्री तोजो से मिले और इसी बीच जो है सिंगापुर में इंग्लैंड की सेना की हार के बाद जो है जापान के सामने समर्पण हुआ था और उस घटना को जापान चर्चिल गिफ्ट के नाम से जानता था। तो ऐसे में चर्चिल गिफ्ट में जो सैनिक आए थे उनको रास बिहारी बोस के सानिध्य में आकर आजाद हिंद फौज का गठन 1 सितंबर 1942 को कर दिया गया था। इधर ये टोक्यो पहुंच गए और टोक्यो के बाद इनको जो है सारी स्थितियों से अवगत कराया गया और ये सहमत हुए और पहली बार सिंगापुर जब पहुंचे वहां 4 जुलाई जो है 1942 को इन्होंने कैथे थिएटर में एड्रेस किया, पब्लिक एड्रेस किया और उस एड्रेस से ये बात पता चली, उस भाषण से ज्ञात हुआ कि ये भाषण ज़्यादा लोगों में होना चाहिए। फिर सारे सैनिकों को इकट्ठा किया गया और वहीं पर इनको आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंप दी गई। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का जो पुनर्गठन किया, उसकी 5 ब्रिगेड बनाई जिनके नाम गांधी, सुभाष, नेहरू, आज़ाद और 5वीं जो ब्रिगेड थी वो लक्ष्मीबाई के नाम से थी, जो महिलाओं की ब्रिगेड थी। और इसके बाद 23 अक्टूबर को जो है 1943 में अंतरिम सरकार का गठन किया जिसको आज़ाद हिंद सरकार का नाम दिया गया। विभिन्न देशों के द्वारा उसको मान्यता दी गई और इसी बीच जापान ने जो है अंडमान और निकोबार का क्षेत्र वो सुभाष चंद्र बोस को दिया और सुभाष चंद्र बोस ने उनका नाम बदलकर शहीद और स्वराज रखा और फिर ये जो सेना है सिंगापुर में इसको तैयार किया गया और फिर वहां से ये आज़ादी के मोर्चे पर बढ़ने के लिए बर्मा के लिए रवाना हो गई। यहाँ पर जरूरत पड़ी कि इस सेना का खर्चा और व्यवस्था कैसे चले। इन्होंने वहाँ लोगों से अपील की और खासकर प्रवासी भारतीयों से अपील की और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उस अपील के चलते हुए इनके पास जो पर्याप्त मात्रा में धन है वो आया। इन्होंने उम्मीद की थी कि मुझे यदि 1 करोड़ के आसपास रुपया मिले तो मैं जल्दी चीज़ों को मैनेज कर सकता हूं। तो हबीबुर रहमान नाम के एक व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपया इनको उसी समय दिया। बताइनी देवी गुजरात की एक व्यापारी महिला ने इनको 3 करोड़ रुपए दिए। जब मैंने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों से जो बहुत बाद तक रहे उनसे साक्षात्कार में पूछा तो उन्होंने बताया कि इतना गजब का रिस्पॉन्स था वहाँ लोगों का कि हम दोनों हाथों में चद्दर पकड़ के यूं निकल जाया करते थे बर्मा में, रंगून में, प्रोम में, अलग अलग जगह पर और लोग इतना ज़्यादा उत्साह के साथ हमें पैसे देते थे, जेवर देते थे कि हमारे हाथों से वो चद्दर छूट जाया करती थी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हुई। इसी दौरान जो है ये अपनी जो सेना है उसकी सलामी लिया करते थे। एक बार उसका जो फोटो है वो अखबारों में रिलीज हो गया और उस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चर्चिल के बीच में एक संवाद हुआ जिसमें रूजवेल्ट पूछता है ये व्यक्ति कौन है, बदले में चर्चिल जवाब देता है कि ये सुभाष चंद्र बोस है। वो पूछते हैं कौन है ये, उन्होंने कहा ये भारतीय नेता है और भारतीय लोगों की बहुत ज़्यादा
गहरी जो है समझ रखता है, और ये व्यक्ति जो है इस तरह के उत्साह के साथ बात करता है कि लोग इसके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। और फिर आगे से रूजवेल्ट पूछता है इसके पास ये सेना कहाँ से आई, तो वो बताता है कि हमारी जिस सेना ने सिंगापुर में समर्पण किया था उसमें से ज़्यादातर लोग बागी होकर इसके पास आ गए हैं, और ये अब उनका जो है चेहता बन गया है, और ये भारत में युवाओं के आदर्श हैं। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों का दृष्टिकोण भी सुभाष चंद्र बोस के बारे में इस तरह था। तो इसके बाद ये जो सेना है लड़ाई के मोर्चे पे बढ़ी। बर्मा में मोटे तौर पे 3 मोर्चे बने, एक रंगून का, एक प्रोम का, एक क्याउताड़ू का। भारत में जो प्रमुख मोर्चे रहे उनमें मोदक था, अराकान था, कोहिमा था और इम्फाल का। तो ऐसे में सेना को वहां से प्रस्थान करते हुए इन्होंने पहला प्रमुख भाषण दिया, और उसमें ये कहा कि मेरे सहयोगियों, मेरे साथियों, राष्ट्र के जवानों, मैं आपको ऐसे मोर्चे पर भेज रहा हूँ जिसका भविष्य मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि अब आप धीरे धीरे जब वहाँ जाएंगे और जब स्वतंत्रता के बाद लाल किले के सामने हमारी आज़ादी के बाद सेना जो है अपनी टुकड़ियाँ निकालेगी, मार्च पास्ट करेगी, उस दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। मुझे ये भी ज्ञात नहीं कि आप उसमें हिस्सा ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, आप देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि आपकी गाथाओं को याद रखेंगे। तो इसके बाद 1944 में सेना युद्ध के मोर्चे पर बढ़ती है, और भारत की सेना में आते समय ये अपने आप को एक नए जोश के साथ पाती है। जब मैंने भले राम जो इनके बॉडीगार्ड रहे, या ताले राम, या दूसरे जो लोग आज़ादी फौज के सिपाही थे उनसे बात की, वो बताते हैं कि जब हम घुटनों के बल चलते चलते भारत की सीमा के अंदर प्रवेश कर रहे थे, एक जगह लिखा था इंडियन बॉर्डर स्टार्ट, उस सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए और हमने मिट्टी दोनों हाथों में उठा के अपने शरीर पर लगानी शुरू कर दी, और रोमांचित क्षण हमारी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण क्षण था। और ये सेना कई जगह 65 किलोमीटर तक, कई जगह 150 किलोमीटर तक, कई जगह कम और ज़्यादा हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में चलती रही और काफ़ी आगे तक बढ़ती गई। इस बीच जो है 1945 की शुरुआत में दूसरे विश्व युद्ध ने करवट ले ली, और ख़ासकर अप्रैल में आते आते मुसोलिनी जो है उसको बंदी बना लिया गया, बाद में उसको जो है गोली से उड़ा दिया गया। अप्रैल के लास्ट में जाकर हिटलर ने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे में अकेला जापान युद्ध का मोर्चा संभाले हुए था, अब वो इनकी ज़्यादा मदद करने की स्थिति में नहीं था। तो ऐसे में भी आज़ाद हिंद फौज ने आगे बढ़ना जरूरी समझा। जब पूछा गया कि आप अकेले अपने दम पर कैसे लड़ाई लड़ेंगे, तो इन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग जापान के पीछे हट रहे हैं उनकी राजधानी पीछे है, मेरी राजधानी आगे है। तो इससे पहले वो दिल्ली चलो का नारा दे चुके थे। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा की बात कही, और उसके बाद इनका अंतिम प्रमुख जो भाषण है 22 अप्रैल 1945 का मिलता है, जिसमें वो अपने सैनिकों को संबोधित करते हैं कि इन पहाड़ियों और चोटियों के बाद दूसरी ओर मेरा देश है, वहाँ के पेड़, वहाँ की नदियों की आवाज़ें हमें बुला रही हैं, और हमें अपनी शक्ति इस रूप में देश के सामने रखनी है कि हम अपनी पहचान बना सकें, और मेरा राष्ट्र, मेरा ध्वज, मेरी पहचान राष्ट्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण बने। और इसके बाद ये है सेना लंबा जो है लड़ाई नहीं जारी रख पाई, और यहीं पर 18 अगस्त 1945 को एक घटना घटी जिसके चलते हुए ये माना जाता है विमान दुर्घटना हुई और उसमें सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे। यद्यपि यहाँ मैं कह देना चाहता हूँ कि 3 आयोग बैठे, एक शाहनवाज आयोग जो 1956 में पंडित नेहरू ने बैठाया, दूसरा खोसला आयोग 1970 में श्रीमती गांधी ने बैठाया, और तीसरा मुखर्जी आयोग 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बैठाया। इन तीनों आयोगों की जब हम रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उनमें हमें बहुत ज़्यादा इस बारे में स्पष्ट नहीं हो पाता है, और सरकार ने वो तीनों आयोगों की रिपोर्ट जो है अलग अलग समय में स्वीकार नहीं की गई है। तो ऐसी स्थिति में जो इनकी मृत्यु है वो उस दिन भी रहस्य थी, आज भी रहस्य के रूप में देखी जाती है। और आज़ाद हिंद फौज की जब हम बात करते हुए इस मोड़ तक आते हैं तो सबसे स्वर्णिम दिन आता है 5 नवंबर 1945 का, जब आज़ाद हिंद फौज के 3 सिपाहियों पर लाल किले में मुकदमा चलता है। ढिल्लो, सहगल, शाहनवाज के ऊपर मुकदमा रहता है। भारत के 3 वकील तेज बहादुर प्रभु, भोलाभाई देसाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस मुकदमे में पैरवी करते हैं। अंदर जो है कार्रवाई चल रही है, बाहर लाखों की संख्या में भीड़ जो है
वो नारे लगा रही है, ढिल्लो सहगल साहनवाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इन अधिकारियों को छोड़ दो, लाल किले को तोड़ दो। और अल्टीमेट रिजल्ट जो है, ये मुकदमा 31 दिसंबर तक चलता है और अंततः जो है निश्चित तौर पे जो बोर्ड है वो ये स्वीकार करता है उनके दृष्टिकोण से कि इन्होंने अधिकारियों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ बगावत करके जो है बहुत बड़ा गुनाह किया है और ये जो है हर तरह के बड़े से बड़े दंड के अधिकारी हैं। लेकिन सरकार दबाव में आई और कमांडर इन चीफ ने इन तीनों अधिकारियों को रिहा किया। ये जीत थी। इवन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री तक ये स्वीकार करता है कि इस मुकदमे के बाद हमारा भारत पर राज करने का जो मौलिक अधिकार है वो तकरीबन समाप्त हो गया था। तो इसके बाद जब ये लोग आए, इनका बहुत अलग तरह से सम्मान हुआ और इनके सम्मान में पलक पावड़े जो हैं वो बिछाए गए और आज़ाद हिंद फौज जो है लोगों की नज़रों में एक नई तरह की और महत्वपूर्ण जो है संस्था के रूप में और ये लोग नायक के रूप में स्वीकार किए गए। तो भारत की आज़ादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और आज भी राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस रूप में स्वीकार करता है कि उस व्यक्ति ने राष्ट्र के बाहर जाकर और विदेशियों के सहयोग से अंग्रेजी सत्ता को जो चुनौती दी वो बेमिसाल थी। और यही कारण है कि आज 23 जनवरी पूरे सम्मान के साथ जो है पूरे राष्ट्र में उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मनाई जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।